नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी जो कुछ एनसीपी में, जो कुछ एमवीए में और ये जो नया-नया गठबंधन बना है बेंगलुरु में, डॉट, 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 डॉट वाला, इसके बारे में। क्योंकि शरद पवार की पार्टी भी तो उसमें है, एमवीए में तो अभी है ही। लेकिन जो चर्चाएँ इधर लगातार चल रही हैं और जिस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब बारामती में शरद पवार ने देने की कोशिश तो की है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा उलझा करके चले गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भ्रम तो वो ही पैदा कर रहे हैं, मीडिया वाले थोड़ा कर रहे हैं। मीडिया वाले तो उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो भ्रम बनता जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जब से 2 जुलाई को अजित पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है और इनकी पार्टी के टूटे हुए 8 दूसरे एमएलए ने मंत्री पद की शपथ ली है। उसके बाद से चाचा-भतीजे के बीच में कई मुलाकातें हो चुकी हैं और यही भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं। एक्चुअल में एनसीपी के भीतर क्या चल रहा है? शरद पवार के मन के भीतर क्या चल रहा है? और अजित पवार क्यों बार-बार उनसे मुलाकात कर रहे हैं? इसको डिकोड करने के लिए मेरे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं जाने-माने पत्रकार, लेखक, चिंतक, मनीषी भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ नमस्कार। नमस्कार। भाऊ सबसे पहले तो ये बताइए कि चल क्या रहा है एनसीपी में और शरद पवार अभी भी कुछ गेम खेल रहे हैं क्या? नहीं, पवार तो हमेशा गेम खेलते रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई पॉलिटिक्स की है, वो तो गेम ही खेलते रहे। और बच्चों जैसा गेम खेलते हैं। एक बात है कि हमारे मुंबई के या महाराष्ट्र के मीडिया ने इनको सर पर उठा कर रखा है कि पवार सर पर बाल नहीं, लेकिन सर को हाथ लगाते तो देखो अपने बाल की खाल निकाल रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी बोलेंगे। यानी नई बात नहीं है ये। 40 साल से पवार नाम का हवा पैदा कर दिया है कि पवार के फेल्योर में पवार का सक्सेस कैसा है ये बताना ही मान लो यहाँ के मीडिया का काम बन गया। यानी कल के जो लोग हैं, ममता बनर्जी, जगन रेड्डी या वाईएसआर कांग्रेस का जो केसीआर है, तेलुगु टीआरएस के, वो तो अपने बलबूते पर अपनी सत्ता ला पाए। ये 40 साल से है और 40 साल में अब देखिए कम से कम 35 साल हो गए, 35 साल से ज्यादा हो गए, 35 भी 45 साल ये चीफ मिनिस्टर बने थे 45 साल पहले। तब से ये कहाँ पहुंचे देखिए, ना आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। तो बात ये है कि गेम खेलते हैं का मतलब उनको एक आप बोलेंगे कि ऐसा टैग जैसा लग गया है कि पवार कुछ भी करते हैं तो गेम है। तो वो गेम में बोलते हैं ना, वो क्या गाना है, शिकारी खुद यहाँ शिकार बन गया। पवार की हालत वैसी हो गई है, दूसरे के घर तोड़ते तोड़ते, दूसरों की पार्टियां तोड़ते तोड़ते एक घाव ऐसा लगा कि उनकी ही पार्टी टूटी और उनका ही परिवार टूटा है। आज अगर आंख खोल के समझने की कोशिश कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि पवार के साथ कोई भी बचा नहीं, जिनके मदद से पार्टी खड़ी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी लीडर आज पवार साहब के साथ बचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि पवार साहब का जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, हमराज बोल सकते हो, ऐसे प्रफुल्ल पटेल भी चले गए। और आपको याद होगा तो 3 जुलाई को जो मीटिंग हो गई, एक जगह पवार साहब की हुई थी, दूसरी जगह भतीजे की हुई थी, वह प्रफुल्ल पटेल ने ये भी धमकी दी है कि शायद मुझे भी किताब लिखना पड़े। अब हमराज किताब लिखेगा तो पहले किताब को पूरा नंगा कर देगा ना। ये समझने की बात ये है। यानी मुझे याद है कि
जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था मराठी में, तो उसका हेडिंग मैंने इनके जो मेरे सहयोगी इस नाम का उनका जो किताब है, लोग ही मेरे सहयोगी है, लोक माझे संगाती, ऐसे उनके किताब का नाम है आत्मचरित्र का। जी, तो जी। मैंने उस पर लिखा था लोक माझे पांगती, यानी मेरे सहयोगी बिखरते जा रहे हैं। तो ये बात हो गई है। और हमेशा खेलते रहो तो पता नहीं चलता कि कब सीरियस मोड पर आप पहुंचो। गाड़ी गाड़ी भगाने वाला होता है, आपको मालूम है, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट ओवर कॉन्फिडेंस से होता है। तो पवार साहब का जो कुछ हुआ है वो उनके ओवर कॉन्फिडेंस से हुआ है। भाऊ, बारामती में जब इनसे पूछा लोगों ने तो इन्होंने कहा कि बार-बार एक ही तरह के सवाल पूछ कर के भ्रम पैदा मत करिए। पर ये जो मुलाकातें हैं, कभी पुणे में हो रही हैं, कभी चौहान सेंटर में हो रही हैं, कभी पवार साहब के आवास पर हो रही है। हालाँकि उन्होंने कहा कि चाची का ऑपरेशन हुआ था, मैं उनका हाल-चाल जानने के लिए गया था। और जो सूचना आ रही है, हर जगह जहाँ भी अजित पवार और शरद पवार मिल रहे हैं, सुप्रिया सुले नहीं होती हैं वहाँ। ये क्या वही तो राज है? खबर है, वही वही खबर तो दिखाई नहीं जाती कि जब ये चर्चा हुई है वो मीटिंगें 3 ही है। वैसे तो 4 बार लोगों ने उनको 2 जुलाई के बाद 5 बार हम बोल सकते हैं कि आमने-सामने हुए, जो आपने उनके चाची का यानी पवार की मिसेस का ऑपरेशन हुआ था उसलिए उस कारण वो सिल्वर ओक पर गए थे अजीत दादा। और वो बात अगर छोड़े आप, और 1 अगस्त को जो तिलक पुरस्कार का समारोह होता पुणे में, वहाँ एक मंच पर थे। लेकिन ये छोड़कर 3 बार हुआ है। एक बार तो 9 मिनिस्टर के साथ चौहान सेंटर गए थे। दूसरे दिन फिर चौहान सेंटर में 30 एमएलएज लेकर गए थे जिन्होंने बगावत की। और परसों छुपकर ये पुणे में एक घर में, चौरड़िया के घर में ये मीटिंग हो गई। और ये सिर्फ 3 बार ऐसा है कि जिसका कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। और वो तीनों जगह में एक ही बात अलग है कि सुप्रिया सुले वहां हाजिर नहीं थी। सुप्रिया सुले हाजिर नहीं थी। इसका मतलब ये हम निकाल सकते हैं कि सुप्रिया को अंधेरे में रखकर चाचा भतीजे में कुछ हो रहा है। और हम जिस जमाने के पत्रकार है, अभी 50 साल हो गए, तो हमने जो पढ़ा था, अगर कुत्ता इंसान को काटता है तो खबर नहीं होती, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काटे तो खबर होती है। तो इसमें खबर यह है कि सिर्फ सुप्रिया नहीं होती, ऐसे ही मीटिंग होते हैं चाचा भतीजे के, तब चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन तिलक पुरस्कार समारोह हो या चाची की बीमारी के लिए, ऑपरेशन के लिए सिल्वर ओक गए, उसकी चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि वो बात ओपन थी। जी, और जी। बात सीधी है, चाचा और भतीजा इतने टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन है, तो घर में बैठकर किसी पोते के या नातिन के रिश्तेदारी का तो सब चर्चा नहीं करेंगे। किसी का जन्म हुआ है, कौन प्रेग्नेंट है, ये तो चर्चा नहीं होगी। या खेती में क्या इस साल बोया है, वो तो चर्चा नहीं करेंगे। तो इसलिए चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और पहली बार ये ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ हुआ है। और इसमें मैंने तो उस पर वीडियो भी कर दिया था जी। कि अगर पवार साहब ने इस समय 2 जुलाई को सबसे बड़ा गेम किया है, तो पहली बार उनके गेम में उनकी बेटी ही फंसी है। भाऊ, क्या माना जाए? क्या ये जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं 2 जुलाई के बाद का सारा घटनाक्रम, ये पवार साहब की सहमति है क्या? अजित पवार और इनके कुछ विधायक उधर चले गए। अब जयंत पाटिल को लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। जब बारामती में पवार साहब से जयंत पाटिल के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनके भाई को ईडी का नोटिस आया है और इसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है। चल क्या रहा है ये सब? नहीं नहीं, ये ईडी का नोटिस या सीबीआई वगैरह बोलना, ये ठीक है, ये पॉलिटिकल बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसे तो हसन मुश्रिफ भी यहाँ आ गए, भुजबल भी आ गए,
उन पर के केसेस भी आज भी चालू है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बोलने की बातें होती है। हाँ, एक बात है कि पवार साहब जो है, उनकी पार्टी जो है कभी सत्ता से अलग नहीं बढ़ सकती। जी। और एक बात सीधी थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे को तोड़कर यहाँ लाए, और सत्ता गई है तो उद्धव का कोई यूज बचा नहीं। तो सत्ता से बाहर कितने साल, 5 साल तो बैठे थे, और फिर 5 साल कैसे बैठे? खुद शरद पवार ने भी ये बोल दिया था कि और 5 साल सत्ता से बाहर नहीं बैठ सकते थे। उद्धव को तोड़ने के बाद जो गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त एक मुलाकात में शरद पवार ने साफ साफ बता दिया कि और 5 साल सत्ता के बाहर बैठते। इसका मतलब ये, इनका पॉलिटिक्स सिर्फ सत्ता के लिए। ये सोनिया गांधी के साथ जाएंगे, तुम्हारे मोदी के साथ जाएंगे, और किसी के भी साथ जा सकते, लेकिन सत्ता से बाहर नहीं बैठ सकते। वो जब जवान थे, 78 से लेकर 86 तक, 50 की उम्र से नीचे थे, तब उन्होंने अच्छा ट्राई किया था, लेकिन उनको इतना धीरज नहीं है कि भाई रुक कर रहना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ये कौन सा अपना आंध्र का 2009 में राजशेखर रेड्डी का देहांत हो गया था। उसके बाद जी। उनका बेटा पीछे पड़ा था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना, नहीं बना, बनाया सोनिया ने, उसने अलग पार्टी बनाई, उसको भी ईडी लगाया था ना। जगन मोहन के पीछे ईडी लगाकर रखा था, तो उस वक्त शरद पवार भी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे ना, तो वो क्यों नहीं बोलते? ये हमारे जमाने से चालू है। मैं जहां कृषि मंत्री था, उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और हमने देखो कैसा जगन मोहन के पीछे ईडी लगाई थी। वो तो 4 साल 3 साल जेल में पड़ा था। तब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे ना, अमित शाह भी दिल्ली में नहीं थे। तो बात यह है कि लेकिन 10 साल, उसके बाद 5 साल चंद्रबाबू नायडू आए, तो 2009 से लेकर 2019 तक जगन मोहन रेड्डी अपोजिशन में बैठे, पार्टी खड़ी की, और बड़े थंपिंग मेजोरिटी से आ गए। आप इसको 1998 में ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, इनसे 1 साल पहले। वो तो 2011 में सत्ता में आ गई ना, और 36 साल की लेफ्ट फ्रंट को हराया उन्होंने, क्योंकि उनके पास पेशेंस है। पवार के पास पेशेंस नहीं, ना पवार के पास पेशेंस है, ना उनके फॉलोअर्स है उनके पास पेशेंस है। वो सत्ता के बाहर बैठ ही नहीं सकते। अब इन्होंने क्या किया है, अपने लोग भेजे, यानी सत्ता का जो लाभ है, फायदा है, वो तो इनके सब साथी उठाएंगे, और सबको भेजा है। कौन बचा है? जितेंद्र आव्हाड हो, जयंत पाटिल, इनको कोई दूसरी पार्टी साथ लेने वाली नहीं है, और सुप्रिया सुले। तो बात मुझे ऐसी लगती है कि बार बार, जो आपको याद होगा कि अजीत दादा हो या प्रफुल्ल पटेल हो, चंद्र भुजबल हो, उन्होंने बार बार बताया कि हर बार हम बीजेपी से बातें करते थे, फाइनल स्टेज आता था, चलो अभी बड़ौदा जाकर फाइनल टॉक्स हो गए, फिर इंदौर जाकर फाइनल टॉक्स हो गए, और 1 या 2 दिन पहले पवार निकल आते थे बाहर, नहीं 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 नहीं, मत जाओ, अभी मत जाओ। शुरू पवार करते थे, इनको आगे भेजते थे, तो क्यों नहीं हो रहा था? तो बात सीधी है, इनको अपने बेटी को सेट करना है। वो तो महाराष्ट्र में होगा नहीं, ना अपने पार्टी से होगा, ना गठबंधन से होगा। सुप्रिया को लीडर मानने के लिए एनसीपी में ही कोई तैयार नहीं है, तो आने वाली और पार्टियां कैसे मानेगी? तो इसलिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर बनाओ। तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी इनके बेटी को एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सुप्रिया हर बार अड़ंगा लगाती थी, ऐसे कुछ लोगों ने मुझे कहा है। और जी, जी। इस कारण से 2014 से लेकर आज तक बीजेपी के साथ जाने में अड़चने आती रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि अरे, इससे तो बेटी के लिए पार्टी ही खत्म देना पड़ेगा। तो पार्टी ये भी पवार साहब की दूसरी बेटी है ना। पहली बेटी तो ठीक है, मान लेते, सुप्रिया है, लेकिन दूसरी पार्टी एनसीपी है। तो बड़ी बेटी के लिए छोटी बेटी का मरने देते क्या? नहीं।
तो इसलिए मुझे लगता है कि शरद पवार ने बड़ी बेटी से गेम किया और छोटी बेटी को बचाने की कोशिश में लगे। और भाव क्या उद्धव ठाकरे इसको विश्वासघात मान रहे हैं? क्योंकि सामना में जिस तरीके से संपादकीय छपा, सवाल खड़े किए गए कि बार-बार अजीत पवार, शरद पवार दोनों की मुलाकातें हो रही हैं, इससे संशय पैदा हो रहा है, चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। हालाँकि अभी 2-3 दिन पहले इनके तोते ने, संजय राउत ने कहा था कि वो शरद पवार ने अजित पवार को वापस एमवीए में और इंडिया में आने के लिए कहा होगा। तो ये क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच भी कुछ चल रहा है क्या? अविश्वास है? नहीं नहीं, उसमें उद्धव ठाकरे को अपने घर में अपने दो बेटों में क्या चल रहा है उसका पता नहीं है। वो घर में बैठकर महाराष्ट्र चलाते हैं, तो उनकी बात ही अलग है। लेकिन जो संजय राउत ने, आपको मालूम है कि सामना का एडिटोरियल तो संजय राउत लिखते हैं। अब इनको एक बात मालूम नहीं, ये उन्होंने पवार का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है, उन्होंने पितामह पितामह बोला है, यानी भीष्म पितामह। तो ये भूल गए कि भीष्म पितामह आंख खोलकर सही समय पर सही बातें बोलते या करते तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। भीष्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य बैठे थे दरबार में, उसी दरबार में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, मुंह खोला था भीष्म पितामह ने, वो भीष्माचार्य बनकर बैठ गए। द्रोणाचार्य क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, क्योंकि वो लाचार थे। द्रोणाचार्य वगैरह जो बड़े आचार्य थे, धृतराष्ट्र राष्ट्र के दरबार में बैठे, वो लाचार थे। तो जब पवार को भीष्म पितामह बोला जाता है तो वो भीष्म पितामह है जो वस्त्रहरण देखते बैठ गए लेकिन रोक नहीं पाए। द्रौपदी ने तीनों आचार्यों को एक सवाल पूछा था, अगर मेरा पति मुझे जुए में लगाता है तो वो खुद दास है, उसकी मालकी का, उसकी अपनी ओनरशिप का कुछ भी नहीं होता, वो पहले से दास बन चुका है, तो वो मुझे जुए में कैसे लगा सकता है? तो इसका जवाब तीनों आचार्य दे नहीं पाए, उसमें से एक भीष्म पितामह थे। तो जब पवार को बोला जाता है पितामह, तो वो धृतराष्ट्र से भी अंधे थे। गांधारी ने सब आंखों पर पट्टी बांधी थी, धृतराष्ट्र ने नहीं बांधी थी। तो जो पितामह पितामह करके लिखते हैं संजय राउत, उसको खुद को पता नहीं पितामह का मतलब क्या होता है। वो तो हमेशा हवा में बातें करते रहते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि कल तक जो इनके पीछे धूम हिलाते घूम रहा था, वो भी अभी पवार पर भौंकने लगा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। भाऊ, पिछले दिनों संजय राउत ने अपने ही नेता का इंटरव्यू किया था, उद्धव ठाकरे का। और उसमें कुछ सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो ये डे वन से कह रहे हैं गद्दार, 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 तो संजय राउत ने इसी पर एक सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार साहब कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसी मैं कर रहा हूं या मेरा बेटा कर रहा है, या संजय राउत ही एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों के बारे में करते आए हैं, तो ये उनकी राजनीति है, ये उनका तरीका है, शरद पवार का तरीका है। पर मेरा तरीका यही है कि अगर कोई मुझे रे कहेगा तो मैं रे क्या करके जो है उससे बात करूंगा, यानी मैं उनको गद्दार ही कहूंगा। तो क्या आप बेसिक अंतर मानते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सोचने समझने में, राजनीति करने में, चीज़ों को समझदारी से हैंडल करने में, या अगर जैसा आप संकेत कर रहे हैं कि ये सब शरद पवार का ही किया धरा है, उन्हीं की कारस्तानी है, तो वो भी बड़े सफाई से कर ले जा रहे हैं और किसी तरह की वैसी कड़वाहट देखने को नहीं मिल रही है, जैसी एकनाथ शिंदे कैंप और उद्धव ठाकरे के बीच में है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वही तो मैंने बोला ना कि ये पवार की सहमति से हुआ है। अजीत दादा के पास इतनी भी एक देखो, एकनाथ शिंदे हो या
अजीत दादा हो, ये दोनों नेता ऐसे कि आज जो पार्टी से निकल कर आए, बड़ा एक हिस्सा लेकर आए, उनके उद्धव ठाकरे या शरद पवार के पास कुछ बचा नहीं ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इन्होंने इन एमएलए को चुनकर नहीं लाया। आज तक अजीत दादा हो या एकनाथ शिंदे हो, उन्होंने पार्टी का लीडर होकर कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ये वन ऑफ द कैंडिडेट थे। तो आज उन्होंने मान लिया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारा हाईकमांड है, हमारी पार्टी अलग है, लेकिन हमारा हाईकमांड अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। तो अभी मैं और कुछ नहीं दे सकता, जाना है तो भाई निकल जाओ, ऐसा पवार ने बोला होगा तो कोई बात गलत नहीं। और पवार साहब को मालूम है, अगर कल मैं रो पड़ूंगा तो ये सब आप अब देखिए, महायुति में बैठकर यानी बीजेपी का साथ जाकर अगर अजीत दादा फिर से 40-45 एमएलए चुनकर लाते तो वो तो पवार को भगवान मान रहे हैं ना। नुकसान कहाँ है? लेकिन शिवसेना में जो लोग हैं वो उद्धव को भगवान नहीं मानते, दैवत नहीं मानते। ये फर्क है उद्धव और शरद पवार। इसमें फर्क क्या है कि वो गए लेकिन उनके ही पांव छूने आ गए। बिल्कुल। और जो उद्धव ने जिनको निकाल दिया है, क्या उद्धव को छोड़कर जो गए, वो तो अभी उद्धव के खिलाफ इतना अनाप शनाप भी बोलने लगे। शुरू में उन्होंने टालने की कोशिश की कि हम ठाकरे फैमिली के बारे में कुछ गलत बातें, बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी रोज वालों को गाली भी रोका। देकर जी। उन्होंने भी शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, आपको अगर समझ नहीं पा रहे तो हम भी आपकी भाषा में बोलेंगे। तो बात सीधी है, पवार साहब को मालूम है कि वो बोलेंगे जोर शोर से कि मैं फिर से पार्टी खड़ा करूंगा, तो पार्टी खड़ी करने इतने मजाक की बात नहीं है। हाँ, चुनाव के बाद जुगाड़ करना और पार्टी बनाना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, और वो पवार साहब जानते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि एनसीपी आखिर उनकी ही बच्ची है। बड़ी बच्ची सुप्रिया सुले है, छोटी बच्ची एनसीपी है। तो एनसीपी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही बड़ी बेटी का गेम कर दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो उद्धव की समझ से परे है। और संजय राउत को तो राजनीति की समझ ही नहीं है। देखो, एक डीलर व्हीलर डीलर होता है और पॉलिटिशियन होता है, उसमें फर्क होता है। संजय राउत जुगाड़ बना सकते हैं, इधर उधर के लोग लाओ, ये बोलो, मीडिया को अपने चमचे बनाकर कुछ चाहिए वो बकवास करते रहो, वो पब्लिश होगी या कहते ये होता है टीवी पर दिखाया जाएगा। उससे कोई पॉलिटिशियन नहीं होता। पॉलिटिशियन की ताकत वो होती है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया तो मुझे बोले कि मुझे एक मोदी का वचन याद आ गया। 10 साल पहले उन्होंने प्रचार में कहा था, जिसके पास आत्मविश्वास होगा इतिहास उसका होता है। 10 साल निकल गए और हम देख रहे। तो ये जो उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत, दे आर नॉट पॉलिटिशियन। उनको एक चांस मिल गया तो उन्होंने राजनीति का सत्यानाश कर दिया। जो राहुल गांधी है, उन्होंने क्या किया? एक एक बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने उठाई नहीं उठाई। इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर होने के पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। जी जी। क्यों नहीं राहुल गांधी बनेंगे? मनमोहन के साथ 5 साल के लिए, 3 साल के लिए मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन अगर मैं कुछ डिसीजन ले लूंगा तो उसको क्रिटिसिज्म होगा, वो उनको नहीं चाहिए। तो जो कुछ करने से भागते हैं वो बड़ा क्या करेंगे? आइंस्टाइन जो बोलता है कि जो छोटी छोटी बातों में इग्नोरेंट होते हैं उन पर बड़ी बात के लिए भरोसा नहीं कर सकते। तो ये उद्धव की बात है। और पवार कैसे भी हो, लेकिन बहुत 50 साल से राजनीति में टिके हुए हैं, तो कोई मजाक नहीं है। अमिताभ के जमाने में, तुम्हारे राजेश खन्ना के जमाने में, या उससे भी पहले आपका देवानंद वगैरह के जमाने में, राजेंद्र कुमार के जमाने में जितेंद्र आया और टिका रहा 30-35 साल। जी जी। सुपरस्टार नहीं बना लेकिन टिका तो रहा। तो ये फर्क होता है ना, ये फर्क होता है। तो उद्धव वगैरह राजनीति उनको समझती ही नहीं।
लेकिन अहंकार से इतने फूले हुए हैं कि उनको लगता है कि बस मैं चला रहा हूं, दुनिया में चला रहा हूं। वो तो बोले, गलती से बोले कि घर में बैठकर महाराष्ट्र चलाया। उनको तो ये बोलना चाहिए कि मैं घर बैठ पे पूरा ब्रह्मांड चला रहा हूं। भाऊ, इस पूरे घटनाक्रम में, पिछले 1 सवा साल के घटनाक्रम में सबसे बड़ा लूजर कौन है आपकी दृष्टि में? और ये जितना घटनाक्रम इस समय चल रहा है, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या सीन रहने वाला है? नहीं, लूजर तो ऑफकोर्स उद्धव ठाकरे है। और उद्धव ठाकरे जब से शिवसेना की लीडरशिप उनके पास आई, उस दिन से वो लूजर है। और लूजर वो होता है कि मेरे अच्छे खिलाड़ी अगर चले जाते, नारायण राणे चले गए, राज ठाकरे चले गए, अरे ये दोनों होते शिवसेना में, तो वो जो कुछ जीत कर लाते, उसका सेहरा तो उद्धव के सर में बांधा जाता ना। बिल्कुल। आज आज मुझे बोलिए कि हर हर इंसान के। लगता है भाऊ कि यहाँ लाइट गई है, और लाइट जाने का मतलब है कि नेट भी चला गया है, और भाऊ को जुड़ने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ की लाइट चली गई। हाँ, आप बोल सकते हैं, आप लाइव हैं इस समय, आप बोलिए। इंटरनेट ही नहीं है ना। हाँ, कोई बात नहीं, मोबाइल से ही आपकी आवाज जा रही है। जा रही है? अच्छा। जी हाँ, आप अपनी बात पूरी क्योंकि करें। यहाँ लाइट चली गई तो फिर थोड़ी देर में करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता। हाँ हाँ भाऊ, इस समय हाँ आप लाइव हैं, आवाज आपकी जा रही है, तो आप बोल सकते हैं। और जो आप बता रहे थे नारायण राणे का और उनका, कि राज ठाकरे अगर इनके साथ रहते तो ये बेहतर पोजीशन में रहते, तो उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, वो उतना ही कंप्लीट करके रुक जाएंगे बाद में। जी जी। हाँ। तो नारायण राणे हो या राज ठाकरे हो, वो अगर कुछ कर लेते, अभी आपको मालूम है कि मैं उदाहरण उसका दे रहा था कि नितिन गडकरी और नारायण नरेंद्र मोदी की जमती नहीं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो जो काम नितिन गडकरी कर रहे हैं, उसका तो सेहरा मोदी की सरकार की सर पर ही बांधा जाता है ना। जी जी। तो अगर उसको ही निकाल दे तो मोदी अपने पाव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा पॉलिटिक्स हो जाता है। सही। तो इसलिए आपके अच्छे खिलाड़ी जो है, राज ठाकरे अच्छा वक्ता थे, पूरा मैदान मारते थे, आज भी मारते, उनके पीछे फॉलोअर्स कम है फिर भी। और नारायण राणे तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते थे, उनको लेकर उद्धव चला सकते थे पार्टी, तो इससे भी ज्यादा और अच्छा राजनीति कर सकते थे, पार्टी बढ़ा सकते थे। लेकिन इनसिक्योर्ड पर्सनैलिटी जो होती है, उसको अपने ही लोगों से डर लगता है, अपने घर से डर लगता है। घर में बंदा रहे तो भी लगता है अरे कोई दीवार फांद कर आ जाएगा, कोई खिड़की तोड़कर आ जाएगा। ये जो सोच होती है ना, वो इसलिए उद्धव ठाकरे इस सब पॉलिटिक्स में लूजर है, क्योंकि जब गलत टाइम था उस वक्त उन्होंने जुआ खेला है, उसकी जरूरत नहीं थी। अगर अच्छी ढंग से चलते तो इससे भी ज्यादा अच्छी राजनीति कर सकते थे। बिल्कुल सही। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हाँ, एक 5 मिनट, शायद 2-3 मिनट में इंटरनेट आ जाता। लाइट तो आई है जी, लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं, तब तक ये आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया है, उसमें 3 बातें उन्होंने कही हैं कि एक तो भ्रष्टाचार, एक परिवारवाद, और तीसरा तुष्टीकरण। इन तीनों चीजों पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे। क्या ये बहुत सारे ऐसे वंशवादी परिवारों पर उनका सीधा सीधा हमला है, जो भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहे हैं और जो तुष्टीकरण भी करते रहे हैं? नहीं, ये सब मोदी विरोधी दल जो है उनके खिलाफ हमला है ना। कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी की बात है ही नहीं, है ही नहीं। जी जी। ये सीधी सीधी बात, हमला जो है वो जो इंडिया नाम का उन्होंने को संगठन बनाया, जो कुछ फ्रंट बनाया, उसके खिलाफ है। इनमें देखो कौन है, ये तुष्टीकरण वाले हैं, ये फैमिली वाले हैं, ये सत्ता के भूखे हैं।
बस उन पर हमला किया है। और हमला करने की जरूरत भी क्या है? जो मरे कुचले वो दबे हैं, जिनके पास हिम्मत नाम की कोई चीज है नहीं। अगर एक एक इंसान के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ आप सब इकट्ठा हो रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो, जो जवान हमारा सीमा पर लड़ता है, तो वो तो सीमा के इर्द गिर्द एकाध दो होते और हमला हो जाता है, तो अकेले को मरना भी पड़ता है। सही। लेकिन वो डरता नहीं हुआ, डट कर खड़ा होता है, मरता है लेकिन पीछे नहीं हटता। तो जो 26 लोग पार्टियां इकट्ठा हुई है, उनके पास हिम्मत ही नहीं है, तो उनको मोदी को डराने की भी जरूरत नहीं। ये पहले से डरे हुए, और क्योंकि ये हार से डरे हुए। मोदी हमको हराएगा, इससे डरे हुए। बिल्कुल सही है। तो आप मानते हैं 2024 की टोन तो सेट कर दी मोदी ने लाल किले से? हाँ बिल्कुल, मैंने अपोजिशन ने सेट कर दिए। आप 26 लोग इकट्ठा क्यों आ रहे हो? देखो, अगर पब्लिक जनता मोदी को हराना चाहती है, तो वो हर जगह जो बीजेपी वाला है उसको हराएगी ना। आपको इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक उसका उदाहरण दे दूं। वो जो 2014 का चुनाव था, तो उस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव था और लास्ट मोमेंट में शिवसेना बीजेपी अलायंस टूट गई जी। उसी रात 2 घंटे 3 घंटे बाद कांग्रेस और एनसीपी की अलायंस टूट गई। हाँ, तो उसके बाद जो एक सर्वे आया था, तो उस सर्वे में एबीपी का सर्वे था और उसमें बीजेपी और शिवसेना इनको कैसा मेजोरिटी मिल सकती है वगैरह वगैरह था। तो कांग्रेस का प्रवक्ता गुस्सा आया और निकल गया, बोला अरे उनकी अलायंस भी नहीं हुई और आप क्या बात कर रहे हो, उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। उस वक्त नहीं टूटी थी, तो अलायंस टूटी नहीं थी। लेकिन इनका अगर सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसके पहले आप क्या सर्वे निकालते हो वगैरह वगैरह। तो उससे जो एंकर था प्रसन्ना जोशी करके, वो डर गया और वो फिर बचाव करने लगा। तो उस पर मैंने ब्लॉग लिखा था कि भले 4 पार्टियां हो गई, लेकिन एक बात सीधी सादी साफ है कि लोग कांग्रेस और एनसीपी को हराना चाहते हैं। जी, लोग जी। इस ढंग की आंकड़े सामने पेश करेंगे कि दोनों कांग्रेस सत्ता में आएगी नहीं, तो ये अलायंस टूटी, वो फ्रंट टूटी, फिर भी कांग्रेस किसी भी तरीके से और एनसीपी जो अलग लड़कर या जुड़कर भी सत्ता में नहीं आई, क्योंकि लोगों को कांग्रेस को और एनसीपी को हराना था। जी, अगर जी। आज बीजेपी को लोगों को हराना, ये सब रोज रोज चिल्लाते हैं ना कि लोग तो चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको तो हरा देंगे, तो अकेले आप क्यों एक साथ में आ रहे हो? आप अलग अलग लड़ो। क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है लोगों को, वोटर को, तो वोटर हर बीजेपी कैंडिडेट को हरा देगा। वो नहीं देखेगा कि कौन सा कौन चुनकर आने वाला है, उनकी अलायंस होगी कि नहीं, ये वोटर नहीं सोचेगा। लेकिन आपको मालूम है कि पूरे के पूरे लोग मोदी के पीछे खड़े हो जाते हैं और मोदी को ही चुनकर देंगे, तो शायद हमारी डिवीजन और वोट कम करके शायद हम कुछ जगह मोदी को हरा सकते हैं। तो टोन तो अपोजिशन ने बंगलोर में सेट कर दी। बिल्कुल सही बात है। कि मोदी जीतने वाला है और इसलिए हमको अपनी साख थोड़ी बहुत बचानी है, तो इसके लिए तो हमको इकट्ठा आना पड़ेगा। तो टोन तो पहले से बंगलोर में सेट हो गई, दिल्ली में नहीं। भाऊ, मैंने महाराष्ट्र के बारे में भी एक प्रश्न आपसे किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? नहीं, वो तो बीजेपी आराम से चुनकर आएगी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात देखिए, एक बात है कि बीजेपी और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां तो बची है और बाकी 2 पार्टियां टूटी है। और ये दोनों पार्टी शिवसेना हो या एनसीपी हो, उनकी ताकत आज तक जो दिखाई दी है वो 15 से 20% वाली है जी। तो अगर उसमें टूट हुई है, तो किसी भी एक वोट को अगर 10-12% भी मिलता है, तो
एनसीपी या शिवसेना, उनके कोई भी गट की इतनी ताकत नहीं है। हाँ, बोला मीडिया रोज रोज धमाल कुछ कुछ बोल रहा है कि उद्धव ठाकरे के बारे में सिंपैथी है। अरे आज तक नहीं थी तो आज अचानक कहाँ से सिंपैथी आ गई? तो ऐसे प्रचार से कुछ होता नहीं। मोदी मीडिया तो 2002 से लेकर आज तक मोदी को हरा रहा है, लेकिन मोदी तो हारता नहीं है। क्यों नहीं हारता? क्योंकि मीडिया के चिल्लाने से कोई हारता नहीं है। स्टेडियम पर बैठे हजारों देखने वाले होते हैं ना, वो गेंद गिरा नहीं तो छक्का 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 बोलते, इसलिए छक्का जाता नहीं या चौका भी जाता नहीं, वो मारना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो इसी ढंग से एक बात है कि जो कुछ हुआ है तो बिल्कुल बीजेपी के लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि बीजेपी इतनी ताकतवर है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल हरा सकता है, लेकिन हराने के लिए आपको हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मेरा बाप तो पीएचडी किया हुआ है, इतना बड़ा है, ये है, इसलिए बेटा मेरिट लिस्ट में नहीं आता। उसको भी अलग मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल वही बात पॉलिटिक्स में और चुनाव में होती है। सही बात। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार।